हेलो एंड वेलकम टू सेमी सर्कल्स नीट फिजिक्स कोर्स। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर और आज हम लोगों का टॉपिक है नंबर्स इन साइंस। अब ये क्या टॉपिक है? इस तरह का तो कोई टॉपिक ही नहीं है आपके बुक्स में। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे आज। इसीलिए मैंने एक ऐसा नाम रखा है इसका जिसमें ये सारे चीजें इंक्लूड हो जाएं, राइट। तो बेसिकली टॉपिक आज का है सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलिए शुरू करते हैं हम विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हमारे पास में ये क्या है? ये है एक स्केल, इसको तराजू बोलते हैं और भी बहुत कुछ बोलते होंगे आपके लोकल लैंग्वेज में। कमेंट्स में बताइए आपके लोकल लैंग्वेज में से क्या कहते हैं। ये एक तराजू है। ये कैसे काम करता है? ये काम इस तरह करता है कि हम एक तरफ में एक वजन, कोई सामान रखते हैं जिसको वजन करना है, जिसका मास पता करना है हमें, और दूसरी तरफ में हम रखते हैं ये वेट्स। इनको बाट या बाटखारा भी कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। हमारे पास एक बोरी है, ओके। इस बोरी को हम रखेंगे एक साइड में स्केल के और दूसरी साइड में कुछ ये वेट्स रखेंगे, ओके। इनको कहा जाता है वेट्स। ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग वेट्स। लेकिन आप जो देखते हैं यहां पे लिखा है 1 kg 2 kg, ये है मास। वेट फिजिक्स में एक अलग चीज है, वो जो W = mg आपने पढ़ा होगा, ये अलग वेट है और इसे वेट कहा जाता है, ओके। आप समझिए ये दोनों चीजें सेम नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये वेट हमने रखा, इट डजेंट मीन कि हमने ये W = mg की बात नहीं की जा रही है। यहां पर इन्हें वेट ही कहा जाता है, इंग्लिश में इनका नाम ही है वेट। तो हम क्या करें अब? ठीक है, तो इन वेट्स को हम रखते हैं जिससे एक्चुअली मास मेजर किया जाता है। तो जब इन्हें रखा जाता है यहां पर, तो हम देखते हैं कि हमें पता नहीं है कि इसका मास कितना है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? इसको एक साइड रखेंगे। मान लीजिए ये 20 kg है, तो हम ये 2 kg वाले 10 इधर अगर रखते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे होता है? यहां पर एक एरो होता है, ओके। एरो का मतलब एक कांटा होता है ऐसे। अगर वो कांटा बिल्कुल सेंटर में है, जैसा अभी दिख रहा है, अगर ये कांटा बिल्कुल सेंटर में है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ, ये दोनों पड़ों पर मास इक्वल है। अगर जिस तरफ झुका हुआ है, किसी एक तरफ झुका हुआ रहेगा, इसका मतलब उस साइड में ज्यादा मास है, ओके। ये बेसिक इंडिकेटर है कि हमारा मेजरमेंट सही है कि नहीं। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग मेजर करते हैं, कोई चीज मेजर करते हैं। जैसे यहां से मास मेजर करते हैं स्केल से, इसी तरह हर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कुछ मेजरमेंट्स करते हैं। जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, उनमें आते हैं कुछ एरर। एरर एक बहुत फंडामेंटल पार्ट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट है, एरर आएगा, ठीक। यहां पर भी कुछ एरर आ सकते हैं। कैसे एरर आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये कांटा जो है गड़बड़ है, ये शो नहीं करता है। अगर यहां पर मास अनइक्वल भी हो तब भी ये सीधा ही रहेगा, हो सकता है फॉल्टी, कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो 2 kg का हमें दिख रहा है ये वेट, ये एक्चुअली 2 kg का नहीं है, ये उससे कम का है, हो सकता है। तो इस तरह के कुछ एरर्स आते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो बात कर लेते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। ये दोनों क्या चीजें हैं? आप समझिए कि जब एक स्केल पर हम जब वजन नापते हैं, तो हमेशा क्या हम लोग एक ही जैसा वजन नापेंगे? हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो। मान लीजिए एक बोरी है, जैसा मैंने दिखाया, अगर बहुत बड़ी सी बोरी है और उसको ग्राम्स में भी मेजर करना है, सिर्फ किलोज में नहीं, इतने किलो और इतने ग्राम। हो सकता है 1-2 ग्राम का फर्क हो जितनी बार आप मेजर करते हैं। ये होता है, अगर आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे ये चीजें, चाहे आपके पास में वो इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी क्यों ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है। अगर इफ इट हैज अ हायर प्रिसीजन, यानी डेसिमल के बाद में ज्यादा नंबर्स तक वो मेजर कर रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें और ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। ये होता है हर इंस्ट्रूमेंट में। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि आपको जो चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट बार बार दे देती है। जितनी बार आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं,
आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको बार बार मिल जाती है। ये है एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है कि जब भी आप मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से तो आपको एक जैसी वैल्यू ही मिलती है, ये है प्रिसीजन। इन दोनों का फर्क नहीं समझ में आया होगा सुन करके, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए यहां पर एक डार्ट है, इसमें ये टारगेट है। हमारे टारगेट क्या होता है डार्ट में? बिल्कुल सेंटर। सेंटर में अगर हमने निशाना लगा दिया तो इसका मतलब है कि हमने सही निशाना लगाया। एक्यूरेसी कहां पर है? एक्यूरेट निशाना किसको कहेंगे डार्ट में? अगर हमने यहां सेंटर में लगा दिया निशाना, इस जगह पर, ठीक। तो यहां पर जो किया जा रहा है, जिस तरह से डार्ट्स को फेंका गया, 3 डार्ट्स को फेंका गया, वो तीनों एक्यूरेट हैं। क्यों एक्यूरेट हैं? क्योंकि तीनों को जो हमारे लिए जो एक्यूरेट जगह थी वहां पर ही फेंका गया, इसीलिए एक्यूरेट है। और ये प्रिसाइस भी है। प्रिसाइस क्यों है? क्योंकि एक ही जगह पर बार बार फेंका गया। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं टू मेक इट क्लियर। यहां क्या हो रहा है? यहां भी जो फेंका गया है डार्ट्स को, ये एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? आप कहेंगे सर ये तो निशाने पे नहीं लगा। यस, निशाने पर नहीं लगा, लेकिन जो हमारा टारगेट था उसके आसपास में है। ओके, यानी कि अगर इनका हम एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो ये बहुत ही करीब आएगा। इनका अगर मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ये बहुत ही करीब आएगा हमारा जो टारगेट है उसके करीब आएगा। लेकिन ये इम्प्रेसाइज है। इम्प्रेसाइज का क्या मतलब है? कि हर बार ये एक नई जगह को हिट कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्या है? ये इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट क्यों है? क्योंकि हमारे निशाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इन तीनों को एवरेज करेंगे तो ये तीनों एक ही जगह पर हिट कर रहे हैं। यहां पर जो ये जगह से बहुत दूर है, हमारे टारगेट से बहुत दूर है। ओके, लेकिन ये प्रिसाइस है कि जितनी बार डार्ट्स को फेंका गया वो एक ही पॉइंट पर हिट हुआ, भले ही वो पॉइंट हमारे टारगेट से दूर है, वो एक और बात है। लेकिन बार बार फेंका जाए तो वो इम्प्रिसाइज, मतलब एक ही जगह पर आता है तो वो प्रिसाइस है, इनएक्यूरेट हो भले से। और एक है कि यहां पर जिस तरह से डार्ट्स को फेंका गया कि सेंटर इसका अगर आप निकालेंगे तो ये भी बहुत दूर होगा, इसीलिए इनएक्यूरेट है। और ये इम्प्रिसाइज भी है कि हर बार अलग अलग जगह डार्ट गिर रहे हैं। इस तरह से समझिए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। अगर कोई शेफ है, बिरयानी बनाता है, ठीक, तो उसकी बिरयानी आप कभी खाएंगे। एक एक्यूरेट बिरयानी कैसी होती है? जो बहुत टेस्टी हो, जो आपको लगे कि वाह भाई मजा आ गया, बेहतरीन टेस्ट, बेहतरीन खुशबू, वो होती है एक बेहतरीन बिरयानी। तो ऐसी बिरयानी बनाने के लिए अगर वो बनाता है हर बार, जितने बार, मान लीजिए कोई शेफ है जो डेली बिरयानी बनाता है, राइट। अगर वो शेफ हर बार बिरयानी, जितनी बार बिरयानी बनाता है, एक जैसा टेस्ट आता है और वो टेस्ट हमेशा बेहतरीन होता है, तो क्या है? हमेशा बेहतरीन टेस्ट का मतलब है एक्यूरेट है उसकी कुकिंग, और हर बार एक जैसा ही बना रहा है, हर बार टेस्टी बना रहा है, तो वो प्रिसाइज भी है, ठीक। अच्छा, एक्यूरेट है लेकिन इम्प्रिसाइज है। टेस्टी तो बनाता है लेकिन उसका टेस्ट हर बार थोड़ा डिफरेंट रहता है, हर बार कुछ अलग टाइप का बनाता है वो। हालांकि टेस्ट ठीक रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि खाया ना जा सके। उसे हम कहेंगे एक्यूरेट तो है क्योंकि टेस्टी तो है बिरयानी, लेकिन इम्प्रिसाइज है, हर बार वो अलग तरह की बिरयानी बना रहा है, हर बार डिफरेंट टेस्ट है। उसी तरह इनएक्यूरेट लेकिन प्रिसाइज, हर बार बड़ी गंदी बिरयानी पका रहा है लेकिन एक जैसी ही पकाता है, सेम गंदा टेस्ट, तो वो होगा इनएक्यूरेट बट प्रिसाइज। और एक बंदा है जो हर बार बिरयानी पकाए, हर बार गंदा टेस्ट हो और हर बार एक डिफरेंट गंदा टेस्ट हो तो वो हो गया इनएक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज। तो ये 4 ये हुए। आप इसको इस तरह भी समझिए कि हमने एक बॉलर है, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अगर बॉलर फेंकता है पिच पर बॉल प्रैक्टिस के लिए, तो पिच पर एक बार वो ड्रॉप होगा, उसके बाद स्टंप पे लगेगा, विकेट पर लगेगा। अगर कोई बंदा, एक्यूरेसी इसमें क्या है, कब होगा कि सही उसने बॉल फेंकी? जब विकेट को हिट कर गया, राइट। तो कोई बंदा बार बार बॉलिंग करता है, बार बार वो ग्राउंड पर टच करता है एग्जैक्टली सेम जगह,
और फिर एग्जैक्टली सेम विकेट को हिट करता है बार बार, तो ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। अगर कोई बार बार विकेट तो हिट करता है लेकिन जमीन पर जो ड्रॉप हो रहा है अलग अलग जगह हो रहा है, और कभी वो लेफ्ट वाले विकेट को टच कर रहा है, कभी राइट वाले, कभी मिडिल वाले, तो वो एक्यूरेट तो है लेकिन इम्प्रिसाइज है। हर बार क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट अलग है। अगर हमेशा एक जगह बॉल ड्रॉप हो रही है लेकिन कभी वो विकेट को हिट ही नहीं कर रही है, तो ये इनएक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि जब भी बॉल फेंकता है वो बिल्कुल एक जगह फेंकता है, भले ही वो विकेट को ना लगे। और एक बंदा है, इसको खेलना ही नहीं आता है, ये जब भी फेंकता है बॉल कहीं और जाती है और विकेट में लगती भी नहीं है, कहीं और निकल जाती है, तो वो इनएक्यूरेट और इम्प्रिसाइज है। आई होप इतने एग्जाम्पल्स के बाद आपको समझ में आ गया हो कि ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन हमारे पास में एक एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 4 वेट है। हमारे पास एक बोरी है, इस बोरी में क्या है भाई मुझे नहीं पता, इसमें आलू हो सकते हैं, प्याज हो सकते हैं, शुगर हो सकता है, ब्राउन शुगर हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। तो बाय द वे मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं तारिक भाई, तो उनको ऐसे शौक चढ़ा कि ब्राउन शुगर खाया जाए। ब्राउन शुगर एक्चुअली कहा जाता है अनरिफाइंड शुगर जो होता है ब्राउन कलर का, उसमें मोलासेस होता है, दैट्स व्हाई इट्स ब्राउन। लेकिन हम लोग 90s वाले हैं, मिलेनियल्स हैं, तो हमें ब्राउन शुगर का मतलब वही पता है जो हमने फिल्मों में देखा है, ब्राउन शुगर की तस्करी होती है। तो हम लोग, तो वो तारिक भाई हैं, वो जाते थे दुकानों में और जा करके शॉप पे कहते थे भैया ब्राउन शुगर है क्या? और उसके बाद जो रिएक्शन होता था वो कभी कोई समझ ही नहीं पाता था कि ब्राउन शुगर, या कोई समझता था तो वही फिल्मों वाला ब्राउन शुगर समझता था। तो हर बार एक्यूरेट रिएक्शंस मिलते थे दुकानदारों से लेकिन इम्प्रिसाइज, क्योंकि हर बार एक डिफरेंट रिएक्शन मिलता था। तो ओके, दैट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो 20 केजी की एक बोरी है हमारे पास में, और ये 4 तरह के स्केल्स हैं हमारे पास। एक है ये तराजू, एक हमारे पास ये डिजिटल स्केल है, एक हमारे बाथरूम वाली वेट मशीन है जो डॉक्टर्स के पास होती है, और ये एक ये बड़ी बड़ी दुकानों में जो बोरियां वजन करने के लिए होता है वो हमारे पास है। 4 हमारे पास हैं। हम लोगों ने इस बोरी को इसमें मेजर किया 4 बार। ओके, 4 बार हमने, मतलब कि यहां इसको रखा, इसमें मेजर किया, फिर उतार लिया, अगेन मेजर किया, फिर उतार लिया, इस तरह करके 4 बार मेजर किया। उसके बाद इस वेट मशीन पे हमने 4 बार मेजर किया, बार बार हमने वेट को रखा फिर उतार लिया, इस तरह करके 4 बार मेजर किया, इस पे भी 4 बार, इस पे भी 4 बार। फिर हमें कुछ रीडिंग्स मिली, रीडिंग कुछ इस तरह की है। ठीक है, हमें देखना है कि ये रीडिंग कैसी है, हर एक रीडिंग की एक्यूरेसी कैसी है, प्रिसीजन कैसी है, ये अभी देखेंगे, पता लगाएंगे। चलिए पहले यहां से शुरू करते हैं। हमें पता है एक्चुअल जो वेट है, जो मास है, वो 20 केजी है। ओके, 20 केजी। इसको देखिए, यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं कि एक्यूरेट मास क्या होगा, 20 केजी। ओके, ये एक्यूरेट मास है इसका। तो ये जितने भी रीडिंग्स है, चारों रीडिंग्स बहुत करीब हैं एक्यूरेसी के। ओके, ऑलमोस्ट आसपास हैं जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है उसके। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज एक्यूरेट। लेकिन हर बार जो रीडिंग आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, यानी कि जो कभी ये 20 केजी से 1.46 केजी ज्यादा, कभी ये 2.68 केजी ज्यादा है, कभी यहां पर ये 0.38 केजी कम है, कभी ये, मतलब कि 1-1.5 केजी कम या ज्यादा हो रहा है। तो भाई ठीक है, आसपास है जो हमें चाहिए, लेकिन हर बार अलग वैल्यू मिल रही है हमें, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्प्रिसाइज। दिस इज इम्प्रिसाइज। ओके, अब यहां देखते हैं, ये जो है हमें ये देख के समझ में आ रहा है, अगर हम एवरेज लेंगे इन चारों रीडिंग्स का तो हमें क्या मिलेगा, हमें समझ में आ रहा है कि इसका एवरेज कहीं भी 20 केजी के आसपास तो नहीं है। ये दिखने में लग रहा है कि अराउंड 33 केजी 34 केजी के पास में इसका एवरेज आएगा। ओके, यानी इसकी एक्यूरेसी ही गलत है, ये एक्यूरेट नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे इनएक्यूरेट
लेकिन आप देखिए अगर 34 kg मानते हैं एक एवरेज, जो ये इसके इर्द गिर्द है इसका रिजल्ट, तो उसके बहुत करीब है ये सारी वैल्यूज जो हैं 34.1, 33.99, 33.86, 34.5, यानी कि 0.5 kg से भी कम का डिफरेंस आ रहा है जो हमारा जो इसका एवरेज वैल्यू है उसके, यानी कि जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिसाइज हैं। ओके, जो चाहिए वो नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज तो है। हर बार जब मेजर कर रहे हैं तो जो इसके हिसाब से जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके आसपास ही वैल्यू आ रही है, यानी ये प्रिसाइज है। ओके, अब इसको देखिए भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है 6.24 kg और 127.96 kg। ये एक्यूरेट प्रिसाइज छोड़िए, ये खराब है ये खराब है भाई। एक बार रीडिंग में 6.24 kg और दूसरे में 127 kg कैसे आ सकता है? ये मशीन ही खराब है। यानी कि इसका एवरेज लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इट इज इनएक्यूरेट और ऑफ कोर्स इट इज इम्प्रिसाइज, क्योंकि कुछ भी आ रही है ना वैल्यू, तो ये इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट और इम्प्रिसाइज, ठीक है। और इसको देखते हैं, यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि इसका एवरेज 20 kg के आसपास है। ये एक्यूरेट है ऑफ कोर्स, ये एक्यूरेट है, लेकिन इसकी वैल्यूज क्या प्रिसाइज है या इम्प्रिसाइज है? आप देखिए कि ये बिल्कुल ही 20 kg के आसपास है। 0.12 kg यहां पे ज्यादा है, यहाँ पे 0.01 kg का डिफरेंस है, यहाँ 0.05 kg का डिफरेंस है, बहुत ही क्लोज है। यानी कि ये प्रिसाइज भी है, जितनी बार मेजर किया जा रहा है उतनी बार एक जैसा ही रिजल्ट आ रहा है ऑलमोस्ट, तो ये प्रिसाइज है। तो ये 4 एग्जाम्पल से हमने और क्लियर कर लिया एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। चलिए, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे ताकि ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएं। प्रॉब्लम है कि द टाइम शोड बाय द 2 clocks at 9 PM इज रिकॉर्डेड फॉर 5 days। ओके, यहां पर स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हुई है। विच क्लॉक इज मोर प्रिसाइज? 2 घड़ियां हमारे पास हैं, जैसे ही 9 बजते हैं, घड़ी में 9 बजते हैं, जो एक्चुअल घड़ी है, एक घड़ी हमारे पास है जो पता है कि ये तो हमेशा सही टाइम बताती है, ये हमारी मोबाइल वाला घड़ी है। तो हम देखते हैं जैसे ही हमारे मोबाइल में 9 बजे, हम लोग इन दोनों घड़ियों का टाइम नोट कर लेते हैं कि कितना बजा दोनों घड़ियों में। हम देखते हैं कि क्लॉक 1 में ये रीडिंग आई, 5 दिन हमने मेजर किया, हर 5 दिन जैसे ही 9 बजते हैं ये रीडिंग्स आती हैं। क्लॉक 2 में ये रीडिंग्स आती हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कौन सी घड़ी है जो ज्यादा प्रिसाइज है। ओके, ज्यादा प्रिसाइज है। ज्यादा प्रिसाइज का मतलब क्या है कि एक एवरेज वैल्यू के आसपास में कौन कितने क्लोज है बार बार जब भी उसको मेजर किया जाए। आप देखें यहां पर 9 बज रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा एक्चुअल टाइम है 9 बजे, तो ये 9 बजे के आसपास सारी रीडिंग्स हैं, लेकिन इसमें कितना फर्क है? ये 4 सेकंड कभी ज्यादा है, कभी यहां पर 1 मिनट 13 सेकंड ज्यादा है, कभी यहां पर 50 सेकंड कम है, यहां पर 1 मिनट 11 सेकंड ज्यादा है, और यहां पर भी कुछ लगभग आपको कुछ इसी तरह से 1 मिनट 50 सेकंड 49 सेकंड कम है। तो यानी कि 1-1.5 मिनट का लगभग, कभी 1.5 मिनट ज्यादा, कभी 1 मिनट ज्यादा, इस तरह से करके 1-1.5 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट जरूर है। अगर हम इस तरह लिखें, क्लॉक 1 इज एक्यूरेट, ठीक है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि इसकी प्रिसीजन क्या है। इसकी प्रिसीजन लगभग ये 1-1.5 मिनट उल्टा सीधा कर रहा है, कभी 1 मिनट भी ज्यादा कर सकता है, कभी 1-1.5 मिनट ज्यादा कर सकता है, 1.5 मिनट कम भी कर सकता है, जैसा यहां पर हमें इन रीडिंग से समझ में आया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी प्रिसीजन जो है, इसकी प्रिसीजन ±1.5 मिनट्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्लॉक 2 को देखते हैं। क्लॉक 2 में हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो एवरेज है वो ये 7:15 बजे 7:15 के आसपास है,
बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है ये बात। तो ये ऑब्वियसली इनएक्यूरेट है। क्यों इनएक्यूरेट है? क्योंकि 9 बजे हम लोग मेजर कर रहे हैं ना घड़ी से, यहाँ पे तो 7:15 ही बज रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट। ठीक, लेकिन इसकी प्रिसीजन देखिए, अगर 7:15 को एवरेज मानते हैं तो हम देखते हैं कि क्लॉक 2 में कितना डिफरेंस है टाइम का। यहां पर अगर 7:15 को हम लोग मानते हैं एवरेज, एक जिसके अराउंड कैलकुलेशन करेंगे, ये उससे 3 सेकंड ज्यादा है, ये 2 सेकंड ज्यादा है, ये 4 सेकंड ज्यादा है, ये 2 सेकंड कम है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट 7:15 है। तो 7:15 के अराउंड माना जाए तो ये मैक्सिमम 3 सेकंड प्लस माइनस 3 सेकंड का ही फर्क है, यानी इसकी प्रिसीजन जो है प्लस माइनस 3 सेकंड की है ओनली। ओके, ये 1.5 मिनट के डिफरेंस हो रही है इसमें, और इसमें सिर्फ 3 सेकंड की, तो ऑब्वियसली इसकी प्रिसीजन ज्यादा है। सवाल क्या था? विच क्लॉक इज मोर प्रिसाइज? तो क्लॉक 2 इज मोर प्रिसाइज। वाई? बिकॉज इसकी प्रिसीजन सिर्फ 3 सेकंड का डिफरेंस आया है रीडिंग्स में, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन यहां पर 1.5 मिनट का आगे पीछे हो रहा है। तो ये क्लॉक 2 ज्यादा प्रिसाइज है, और यही क्लॉक हम लोग यूज करेंगे। आप मुझे पूछेंगे कि सर ये अगर 9 बजे हमें कैलकुलेशन करनी है और 7:15 बज रहे हैं घड़ी में, तो अगर प्रिसाइज है भी तो उससे हमें क्या लेना देना? क्यों ऐसी घड़ी क्यों यूज करेंगे जो राइट टाइम ही नहीं दिखा रही है, भले ही प्रिसाइज है? होता क्या है, घड़ी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसका टाइम 7:15 से घड़ी को घुमा करके 9 बजे कर सकते हैं, लेकिन प्रिसीजन जो है वो उसके इंटरनल मैकेनिज्म से आती है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए घड़ी को दोबारा खोलकर बनाना पड़ेगा। ओके, तो जो प्रिसाइज घड़ी है वो ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि ये टाइम तो ठीक किया जा सकता है, घड़ी को घुमाया जा सकता है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है उसके टाइम को, लेकिन ये चीज एडजस्ट नहीं होगी। जो ज्यादा प्रिसाइज है वही हमारे काम की है। एनीवेज, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डिफरेंट टॉपिक विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए अगेन हम लोग थोड़ा मेजरमेंट में जाएंगे। आज का पूरा सेशन हमारा सिर्फ इसी में जाएगा, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। ये हमारे पास में एक बार है और हमारे पास में 2 स्केल्स हैं। ठीक, ये स्केल सेंटीमीटर में मेजर करता है और ये स्केल भी सेंटीमीटर में मेजर करता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है इसमें ग्रेजुएशन ज्यादा है। ग्रेजुएशन का मतलब जो ये मार्किंग्स होती हैं, इन्हें ग्रेजुएशंस कहते हैं। ये जो मार्किंग्स हैं ये ज्यादा, यहां पर एक एक मार्किंग, ये आप ये समझ लें कि यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में एक लकीर खींची हुई है, एक मार्किंग है। इसका मतलब क्या है कि कहां है? बिल्कुल मिडल में है। 0.5 यानी 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह। अगर किसी चीज की लेंथ है 2.2, तो क्या हम इससे मेजर कर सकते हैं? इस स्केल से? इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। इससे मेजरमेंट जो होगा वो 0.5, सबसे लीस्ट, सबसे छोटा जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो है 0.5। इसे लीस्ट काउंट कहा जाता है किसी स्केल का। तो लीस्ट काउंट यहां क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर इस बार को हम मेजर करेंगे तो अब देखिए यहां पर या तो ये 8.5 होगा या तो ये 9 होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एक्चुअली हमें दिख रहा है कि 8.5 और 9 के बीच में इसकी लेंथ है। क्या हम मेजर कर सकते हैं इस लेंथ को? नहीं कर सकते हैं। इस लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं इसके बीच में, या तो 8.5 या तो 9 मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि इस स्केल के जरिए इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये दूसरा स्केल है जिसमें ग्रेजुएशन है छोटे छोटे, ये 1 के बीच में, 7 और 8 के बीच में 10 ग्रेजुएशन है एक्चुअली, यानी कि इनका लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि 0.1 सेंटीमीटर सबसे छोटा जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो है 0.1। ठीक, तो इसमें हम लोग जो मेजर करेंगे इसे, यहां पे साफ समझ में आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट यहां पर आ रहा है 8.8 सेंटीमीटर मेजरमेंट इसकी हो रही है। ठीक है,
अब हमारे पास में एक वर्नियर स्केल है, स्लाइड कैलिपर जिसे कहते हैं, उससे जब हम मेजर करते हैं तो हम और ज्यादा अच्छा मेजर कर पाते हैं। वहां पर हम मेजर करते हैं कि इसकी लेंथ है 8.826 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहां पर कि जैसे जैसे डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा वैल्यूज हम मेजर कर पाएंगे उतनी ज्यादा प्रीसाइज हमारी कैलकुलेशन, हमारी मेजरमेंट होगी। ठीक, यहां पे देखिए समझ में आ रहा है कि ये उतना एक्यूरेट नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि यह उससे एक्यूरेट है और उससे प्रिसाइज है एक्चुअली, और ये भी और ज्यादा इसमें प्रिसीजन है। यानी प्रिसीजन डिपेंड करता है किस चीज पर, कि डेसिमल के बाद कितनी ज्यादा नंबर्स आप ले सकते हैं। एक्चुअली डेसिमल के बाद नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा हैं उतनी ज्यादा प्रिसाइज आपकी कैलकुलेशन है। ओके, तो ये होते क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स? किसी कैलकुलेशन में, किसी मेजरमेंट में कितनी ज्यादा प्रिसीजन है, इसको समझने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज होता है। कुछ रूल्स होते हैं जिनसे पता लगता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं किसी भी मेजरमेंट में, किसी नंबर में। ठीक है, हम कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, बहुत लॉजिकल रूल्स हैं, कुछ चीजें आपको एक दो याद रखनी पड़ेंगी, ज्यादातर चीजें हैं जो इंट्यूटिव हैं, यानी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो होना ही है। जैसे कि पहला रूल जो है, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी जीरो के अलावा हर डिजिट सिग्निफिकेंट होता है। सिंपल, यहां पर लिखा हुआ है 1348, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्यों? क्योंकि 1348 ये सारे नॉन जीरो हैं, जीरो के अलावा बाकी सारे नंबर सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा, कोई भी जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में है, नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर ये एक जीरो है, ये एक जीरो है, लेकिन ये नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है तो ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। अगर पूछा जाए इस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, रूल नंबर 3, ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो का मतलब क्या हुआ? एक नॉन जीरो से पहले जितने जीरो लगे हुए हैं ये सारे नॉट सिग्निफिकेंट होते, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहां पर जैसे देखिए नॉन जीरो नंबर है ये 2, उसके आगे जितने जीरो मैं लगा दूं ये सारे होंगे नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी है, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिर्फ 3, 2 0 और 4। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है, लेकिन ये जो दो जीरो है ये लीडिंग जीरो है। ठीक, लीडिंग जीरोस हैं, इस टर्म को याद रखिए। लीडिंग जीरो का मतलब है जो लीड कर रहे हैं, नंबर के पहले हैं, नॉन जीरो नंबर्स के पहले हैं, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। अगला, ऑल लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अ नंबर लेस देन 1। अगर कोई नंबर 1 से छोटा भी है, डेसिमल में भी है, तब भी सारे लीडिंग जीरोस को हम लोग इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। यहां पर आपको लगेगा कि अरे सर ऐसे तो हमें समझ में आ रहा है, जैसे अगर हम लिखते हैं 0026 तो समझ में आता है इसका मतलब तो 26 ही है, लेकिन 0.0026 यहाँ पे तो इन जीरो की वैल्यूज होती है। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि डेसिमल के बाद के जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की। और सिग्निफिकेंस की बात कहाँ आती है? मेजरमेंट में आती है। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, सारे रूल्स जब हम पढ़ लेंगे। तो यहां पर थोड़ा उल्टा होता है, यहां पर जो भी लीडिंग जीरोज हैं ये वाले, इन सभी की मान्यता नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या होंगे? ये नॉन जीरो, नॉन जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। ये वाला जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इसीलिए सिग्निफिकेंट है। ये लीडिंग है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी हो गई? सिग्निफिकेंट नंबर्स 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगला, ट्रेलिंग जीरोज इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। हाँ, यहां पर उल्टा है केस। जो ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग का मतलब क्या है? लीडिंग का मतलब जो आगे में जीरोज है, ट्रेलिंग का मतलब जो पीछे में जीरोज है। पीछे में जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, भले ही उनकी वैल्यू नहीं होती है ज्यादा, मतलब वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। 2.15 इज इक्वल टू 2.150। ये जीरो चाहे जितना भी मैं लिख दूं वैल्यू एक ही होगी,
लेकिन सिग्निफिकेंस की जहां बात आती है वहां पर सिग्निफिकेंट है जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए ट्रेलिंग जीरोज इन होल नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई होल नंबर भी है वहां पर भी जो ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल में तो समझ में आया, डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन होल नंबर में विदाउट डेसिमल कोई इंटीजर है उसमें जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, याद रखिए। ये थोड़ा सा लगेगा कि सर ऐसा कैसे है, लेकिन ऐसा ही है। ये आप मैथ्स की वैल्यूज नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की हम बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिए, सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। और सिग्निफिकेंस इनका नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन पे, अगर यूनिट मेंशन्ड है कि एक दिया हुआ है कि भैया ये केजी में है या मीटर में है या सेकंड में है, किसी भी एक यूनिट दिया हुआ है, तो ये जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। ये डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक यूनिट मेंशन्ड है, यहां पर ये सिर्फ नंबर है। ओके, और फाइनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म डज नॉट इफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सपोनेंशियल से। अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ये 10 का पावर जो होता है, 10 का पावर जितना भी हो, देखिए यहां पर 10 का कुछ भी ये है ही नहीं, 10 का पावर 0 है, मतलब यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर अगर 10 टू द पावर 1 मैं लिख दूंगा तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगे। अगर मैं यहां पर 10 टू द पावर 3 मैंने कर दिया, तब भी क्या होगा? डेसिमल इधर खसक के आ जाएगा, तो कुछ लीडिंग जीरोस आ जाएंगे जो पहले नहीं थे, लेकिन लीडिंग जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, तब भी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इनके चेंज नहीं होंगे। ठीक, 3 3 3 सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है, तो एक्सपोनेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। क्लियर है? अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं यहां पर 10 टू द पावर -3 कर दूं, डेसिमल को इधर भेज दूं, तब क्या होगा? तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेलिंग जीरोस आएंगे इंटीजर में, ये तो इंटीजर बन जाएगा ना जब इधर जाएंगे तो जीरोस, तो उसमें भी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो डज नॉट मैटर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 की पावर और डेसिमल इनका एक रिलेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लें तो बेहतर होगा। हम लोग करते हैं, जैसे जब ज़रूरत आएगी तो करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सिली मिस्टेक्स होते हैं इसकी वजह से, हमें समझ में नहीं आता है डेसिमल को इधर खसकाया जाए उधर खसकाया जाए, थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सभी ये जितने क्वेश्चन हैं इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लिखना है। फाइन, नंबर 1 से शुरू करते हैं। यह है 164। ओके, थोड़ा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 164 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? अच्छा, लिख ही देता हूं। 164 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 3। बहुत आसान। अगला 2.04 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 नॉन जीरो नंबर्स हैं और उनके बीच में एक जीरो है, ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, 33.000 मीटर। ओके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें ये जो जीरोज हैं ये ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं कि नहीं होता है? ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं डेसिमल में, और अगर कोई इंटीजर है, होल नंबर है, तो उसमें ये नहीं होते हैं अगर उनमें यूनिट ना लिखा हुआ रहे तो आपको देखने में लगेगा सर ये तो होल नंबर है, डेसिमल के अंदर तो कुछ है नहीं। लेकिन यहां पर जब ये डेसिमल मेंशन्ड है, लिखा हुआ है .000, इसका मतलब है हम इसे एक डेसिमल नंबर के तौर पर ही ट्रीट करेंगे, और डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस होंगे।
मतलब उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो एक्चुअली यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 5। अगर ये मीटर लिखा हुआ नहीं भी रहता तब भी बात वही होती, क्योंकि मीटर लिखा रहे या ना लिखा रहे, यूनिट पता हो या ना पता हो, डेसिमल में हमेशा हम लोग ट्रेलिंग जीरोस को लेंगे। आप पूछेंगे कि सर इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ऐसा लिखा हुआ है? एक्चुअली यही चीज़ बताता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन क्या है। इसका मतलब है जब ऐसे लिखा रहा है 33.000, इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट की गई 33 मीटर की, ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट से किया गया ये मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट में ये क्षमता है कि वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक अगर ये डिफरेंट होता कुछ नंबर तब भी वो बता पाता। यानी ये इंस्ट्रूमेंट जहां से ये मेजर हुआ है, अगर इस तरह से कुछ होता कि 32.456 मीटर, अगर ऐसा भी लेंथ होता किसी ऑब्जेक्ट का तो इस इंस्ट्रूमेंट से पता लग जाता, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक सही सही मेजरमेंट दे पाता है। इसका मतलब ये है, दैट्स वाई हम लोग ये डेसिमल्स डिलीट नहीं करते हैं, इनको हम काउंट करते हैं, क्योंकि ये बताती है इंस्ट्रूमेंट की क्षमता। ओके, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 0.006। इसमें क्या है? लीडिंग जीरोस हैं। लीडिंग जीरोस कितने हैं? 3। तो उनको क्या सिग्निफिकेंट माना जाएगा? लीडिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, तो हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ 1। ओके, अगला क्वेश्चन है 0.02345 सेकेंड। 0.02345 सेकेंड, यहां पर यूनिट लिखा हुआ है। बार बार आपको अगर यूनिट लिखा रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिट लिखा रहना और ना लिखा रहने में जो फर्क है वो सिर्फ होल नंबर्स के लिए है। ये डेसिमल है तो ये सेकंड नहीं भी लिखा रहता तो रिजल्ट एक ही होता, आंसर एक ही आता, तो इसीलिए इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर 2 लीडिंग जीरोज हैं। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो सिग्निफिकेंट क्या होंगे? ये जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5, यानी कि यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 27800। यहां पर 2 ट्रेलिंग जीरोज हैं। ट्रेलिंग जीरोज क्या सिग्निफिकेंट होता है? नहीं होता है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। अगला क्वेश्चन 27800 kg। हाँ, यहां पर अब इस kg का यूज है, चूंकि kg लिखा हुआ है इसीलिए ये ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 5। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है 0.164। यहां पर ये जो 0 है ये लीडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी ये 3 जो है सिग्निफिकेंट है, यानी कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। क्वेश्चन नंबर 9 4.0031। यहां पर ये जो 2 जीरोज हैं ये नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे टोटल कितने? 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 0.0512। यहां पर 2 लीडिंग जीरोज हैं। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 520 में ये जो 0 है ये ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो होल नंबर में सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसीलिए यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 0.060। 0.060 ये दोनों जीरो लीडिंग है। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है? नहीं होता है। ये जो 0 है ये क्या है? ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है? डिपेंड करता है। अगर डेसिमल नंबर है
तो जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर होल नंबर है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, एक्सेप्ट कि अगर यूनिट लिखा हुआ रहा है, तब होल नंबर का भी लीडिंग जीरो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहां पर क्या, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है तो इसका जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। आगे वाले जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, पीछे वाले जीरोस डेसिमल में सिग्निफिकेंट होंगे, होल नंबर में सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर यूनिट दिया हुआ है तो सिग्निफिकेंट होंगे। 13 2.634 इंटू 10 टू द पावर 4। पहले ही बताया गया है कि ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इग्नोर। जब इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए हैं, 4, क्योंकि ये चारों नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 4। क्वेश्चन 14, 6.04 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.04 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक्सपोनेंशियल टर्म इग्नोर करेंगे। ये जो 3 हमारे पास नंबर है, ये जो जीरो है ये नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है ही। तो कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। फाइनल क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15, 0.000614। यहां पर ये 4 जीरोस जो हैं वो लीडिंग जीरोस हैं। लीडिंग जीरोस हर कंडीशन में इनसिग्निफिकेंट हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 4। ओके, इसी के साथ में ये हमारा क्वेश्चन बना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, जो भी इसमें कंफ्यूजन है। प्रैक्टिस कीजिए और अपनी बुक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग भी आपको प्रॉब्लम्स करवाएंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी डीपीपी और पीवाईक्यूज जब आएंगे तो उसमें हम ये चीजें करवाएंगे आपको। चलिए, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब है, हमें बोला जाता है इस तरह से कि कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट तो लिया गया, लेकिन उसमें मान लीजिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कहा जाता है हमें इतनी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 चाहिए, या हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो हमें बाकी के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको हटाना पड़ता है। ये जो हटाने का काम है इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। यहां पर एक नंबर हमारे पास है 2.1526, ठीक, लेकिन हमें कहा गया है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रखना है। अब देखिए यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, यहां पे 5 है, राइट, 21526। ये सारे नॉन जीरो हैं, तो सारे सिग्निफिकेंट है, सारे सिग्निफिकेंट है, इनमें से 3 को रखना है। ऑब्वियसली जब घटाना है हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर को, तो हम कहां से घटाएंगे, यूनिट प्लेस से घटाते हैं ना, हमेशा इधर इधर से कम करेंगे। तो हमें ये 2 डिजिट्स को घटाना पड़ेगा, ये वाले घटाना पड़ेगा, आई मीन उनको इरेज कर देना पड़ेगा। अगर इनको इरेज करते हैं हम तो हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू आएगा 2.15। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, सिर्फ 3 है। फाइन, जैसा कहा गया था वैसा हो गया, हमें ये हटाना पड़ा। तो देखिए जितना हमें रखना है, ठीक है, उससे पहले वाला जिसे हटाना है हमें, हम उसे कहते हैं डिजिट टू राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना है किस डिजिट को, एक डिजिट को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, और वो कौन सा डिजिट होगा, जहां तक हमें रखना है उससे पहले वाला। जैसे हमें 2.15 तक रखना था 3 डिजिट्स, तो जो चौथा होगा इसको हम कहेंगे कि इस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। चलिए देखते हैं इन रूल्स को। सबसे पहला, इफ द डिजिट टू राउंड ऑफ इज लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एक डिजिट को, मतलब ऐसे कहा जाए कि चलो इस नंबर को राउंड ऑफ कर दो, कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ कहा गया राउंड ऑफ कर दो, कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये सब कुछ नहीं बताया गया। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, आखिरी जो होता है सबसे इस तरफ से
राइट साइड से हमारा जो सबसे लास्ट डिजिट होता है हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन अगर मेंशन्ड है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट या 2 होने चाहिए तब हम लोग उसको काउंट करके करेंगे। अगर डिजिट टू राउंड ऑफ इज लेस देन 5 तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस उसको हटा देते हैं जिसे राउंड ऑफ करना है। जैसे यहां पर है, यहां पर 3.12 है, इसमें से हमें इसको राउंड ऑफ करना है। अगर राउंड ऑफ का मतलब है लास्ट डिजिट को हटा देंगे, कुछ नहीं दिया है तो हटाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस वो डिजिट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 5 है, 2 है ना यहां पर। राउंड डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा है? किस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं? जितना रखना है उसके बाद वाला, यानी ये वाला। चलिए, लेकिन अगर कहीं पर 5 से ज्यादा है, 5 से बड़ा नंबर है जिसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर थोड़ा सा रूल में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? हम जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे। ये 7 को जब हम हटाएंगे राउंड ऑफ करने के लिए, तो चूंकि ये 7 जो है 5 से बड़ा है, इसीलिए ये जो डिजिट है उसके बगल में जिसको रखना है, जिस डिजिट को, उसको 1 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 3.87 से हो जाएगा 3.9। ये तब होगा जब ये 5 से बड़ा है। ये 7 5 से बड़ा है, 2 5 से छोटा था तो हमने कुछ नहीं किया। ओके, और अगर 5 रहा तो क्या करेंगे? अगर 5 रहा और उसके बाद में नॉन जीरो डिजिट आते हैं, ठीक, जैसे यहां पर है, हमें एक्चुअली रखना है यहां तक 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हमें रखना है। तो हमें राउंड ऑफ किस नंबर को करना है? हमें राउंड ऑफ करना है ये 5 को, ठीक। दिस इज द डिजिट टू राउंड ऑफ। लेकिन एक्चुअली ये 5 नहीं है, 5 के बाद में एक 1 लगा हुआ है, तो एक्चुअली ये 5 से थोड़ा ज्यादा है, राइट। ग्रेटर देन 5 वाला यहां पर मसला आ जाएगा। ओके, अगर ये सिर्फ 5 रहता तो हम लोग कुछ और रूल्स थे उसके लिए, लेकिन ये एक्चुअली 5 से ज्यादा है। 5 है, डिजिट टू राउंड ऑफ इज इक्वल टू 5, बट उसके बाद भी कुछ नंबर लगे हुए हैं और कुछ भी लगा हुआ है नंबर, तो इसका मतलब ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, तो उस वक्त में हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाला रूल है यही अप्लाई करते हैं यहां भी, यानी कि जो रखने वाला डिजिट है लास्ट वाला, उसको हम 1 बढ़ा देते हैं। यहां पे 0.12 था, उसको 13 कर देंगे। ओके, अगर ये एग्जैक्टली 5 हुआ, अगर ये एग्जैक्टली 5 हुआ डिजिट टू राउंड ऑफ, उसके बाद कोई नंबर नहीं है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर देखेंगे जिसको रखना है वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो इसे 1 बढ़ा देंगे, और अगर ये इवन है तो 1 नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये 5 को हटा देंगे। दीज आर द रूल्स। और कोई रूल है क्या? ओके, नो। तो ये रूल्स है हमारे राउंड ऑफ करने के, ठीक है। चलिए, इसको ज्यादा कुछ अगर नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये रूल्स की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। राउंड ऑफ द नंबर्स टू द सिग्निफिकेंट डिजिट मेंशन्ड इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिखा है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें इन्हें रखना है और उस तरह से राउंड ऑफ करना है। जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ये है 24.754, इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 5 हैं, इसमें से 3 रखना है। इसका मतलब कि डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा है, किस डिजिट को राउंड ऑफ करना है? ये 5 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तभी तो 3 बाकी रहेंगे ना। तो अगर 5 को हटाएंगे तो क्या होगा, हम इसे ऐसे लिखेंगे, इस 5 को हटाएंगे, लेकिन 5 के बाद भी कुछ है, बाद में है, तो हम इसको ऐसे अज्यूम करेंगे जैसे ये 5 से बड़ा नंबर है। 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, जो डिजिट रखना है उसको 1 बढ़ा देते हैं, तो ये होगा 24.8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.998 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको 3 डिजिट तक रखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट तक, यानी ये 3 डिजिट रहेंगे, ये 8 जाएगा, 8 जाएगा। 8 क्या है, बड़ा है या छोटा है 5 से?
5 से बड़ा है और 5 से बड़ा रहता है तो क्या करते हैं, बगल वाले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चेन रिएक्शन हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, उसके बाद ये भी बढ़ेगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 8.00 इंटू 10 to the power 5। ओके, हमें कहा गया था 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है। ये 0 2 हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हटा देंगे अगर सिर्फ लिखेंगे 8 इंटू 10 to the power 5 तो क्या होगा, इसका मतलब कि एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। हमें 3 रखना है तो डेसिमल के बाद की ये 0 हमें रखने पड़ेंगे, ओके, ताकि ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमें इसे राउंड ऑफ करना था और हमने इसे हटाया तो ये 1 इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ तो ये 9 से 10 हो गया, 10 का मतलब ये 0 और 1 इधर कैरी ओवर हो गया, 9 अगेन ये 10 हुआ, फिर ये 1 इधर आया और ये बन गया 8.00। इतनी डिटेल में बताना पड़ रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जिनकी मैथ थोड़ी वीक होती है। बहुत लोग बायोलॉजी इसीलिए लेते हैं, नीट इसलिए सिलेक्ट करते हैं जेई को छोड़ करके, क्योंकि उनकी मैथ्स वीक है। फिर यहाँ पर भी आकर के ये सब मैथ्स के हेर फेर आपको समझने पड़े खुद से तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़े से इलेबोरेट करके समझाना चाह रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 0.4996 इसको एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है। कौन सा है सिग्निफिकेंट डिजिट, ये 4 रखना है, ये हटाना है, इसका मतलब डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा है, ये 9। समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो लीडिंग 0 है, लीडिंग 0 सिग्निफिकेंट होता नहीं है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट है और एक ही रखना है सिग्निफिकेंट डिजिट। ये 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 क्या है, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो जो रखने वाला नंबर है उसको 1 बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.5। 5.450 इसको 2 डिजिट तक रखना है। 2 डिजिट तक रखने का मतलब है 5 और 4 को रखना है। डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा हुआ, 5 जब रहता है डिजिट टू राउंड ऑफ तो क्या करते हैं, इसके बाद कोई नंबर है 0 लगा हुआ है, यानी कि ये 5 ही है, 5 से ज्यादा नहीं है, ग्रेटर देन 5 नहीं है, ओके। तो ये डिजिट टू राउंड ऑफ 5 है तो रहता है, तो क्या करते हैं, तब देखते हैं इससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन। ऑड रहेगा तो 1 बढ़ा देंगे, इवन रहेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। ये नंबर इवन है तो हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कुछ हो जाएगा इस तरह 5.4। उसके बाद 0.01928 इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है। ये दोनों तो लीडिंग जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो 3 रखेंगे, इसको हटाएंगे। डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा हुआ, 8। 8 क्या है, 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे ये 2 को, 0.193। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 6.085 इंटू 10 to the power 8 इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है। तो यहां पर 1 2 3 डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा हुआ, 5 हुआ। और 5 क्या है, ऑड है कि इवन है, 5 है तो हम लोग देखेंगे कि इससे पहले वाला जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड होगा तो 1 बढ़ाएंगे, इवन होगा तो कुछ नहीं करेंगे। यहां पर इवन है ये नंबर तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 6.08 इंटू 10 to the power 8। क्लियर हो गई बात। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये चीजें ऐसी हैं जो बिना प्रैक्टिस के होती नहीं है, इतने सारे रूल से याद नहीं होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत ही इंट्यूटिव हो जाता है। आपको लगता है कि अच्छा ये तो ऐसे समझ में आ रहा है। ठीक, जैसे अभी आपको शायद मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट डिजिट समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अभी आप पूरा फोकस आपका होगा राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप राउंड ऑफ कर नहीं पाएंगे, राइट, सही आंसर नहीं आ पाएगा, तो वो आप कर पा रहे हैं। ओके, तो अब पढ़ेंगे एल्जेब्राइक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे होते हैं। यानी 2 नंबर्स में अलग अलग मेजरमेंट की गई है 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। एक इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स तक, 3 डिजिट तक सही मेजरमेंट बताता है, दूसरा जो है सिर्फ 1 डिजिट तक सही बताता है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या गड़बड़ नहीं होगी प्रेसिजन की, क्या इसी तरह ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ रूल्स हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला है
के एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो करने के बाद हम पहले देखेंगे कि दो टर्म्स को जब ऐड किया जाता है दोनों में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, जिनमें जो कम डेसिमल प्लेसेस रहेंगे, जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिस टर्म में रहेगा, एंड रिजल्ट में उतने ही होने चाहिए। यानी यहां पर 13.6 और 5.87 यहां पर एक यूनिट है, एक डिजिट है डेसिमल के बाद, यहां 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो जो फाइनल हमारा रिजल्ट होगा उसमें भी एक होना चाहिए जो दोनों में से कम है, लीस्ट नंबर है जो डेसिमल प्लेसेस का, उतना ही होना चाहिए फाइनल रिजल्ट में भी। तो यहां पर इन दोनों को ऐड करने पर आया 19.47। तो इसको हम लोग लिखेंगे, हमें एक ही चाहिए डेसिमल प्लेस के बाद। क्यों? क्योंकि यहां पर एक टर्म जो है एडिशन का उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहां पर भी हमें एक ही चाहिए, एक चाहिए तो हम एक को राउंड ऑफ करेंगे। एक्चुअली इसे हम इग्नोर करते हैं, कुछ सही नहीं है वहां पर। यहां 7 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 7 5 से ज्यादा है, जब 5 से ज्यादा है तो हम इसे लिखेंगे 19.5। ठीक है, 19.5 होगा क्योंकि एक ही हमें डेसिमल के बाद में डिजिट चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डेसिमल के बाद के डिजिट नहीं देखते हैं, बल्कि हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर दो टर्म जिन्हें मल्टीप्लाई किया जा रहा है उनमें जो कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको हम उतने ही होने चाहिए रिजल्ट में, जो एंड रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा हमारा, उसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए जितने इन दोनों टर्म में जो कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाला टर्म था उसमें जितने सिग्निफिकेंट डिजिट थे। जैसे यहां पर मल्टीप्लाई किया गया 2.1 और 3.45 को, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक नंबर आया जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, एक्चुअली 4.245। हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा इस नंबर को। ये 4 को राउंड ऑफ करेंगे, अब समझ पा रहे हैं राउंड ऑफ कैसे हो रहा है। तो जब करेंगे ये 4 क्या है, 5 से कम है, इसका मतलब है कुछ भी नहीं करेंगे, इसको जस्ट हटा देंगे, तो यहां पर होगा हमारा प्रोडक्ट जो हुआ 7.2। ठीक है, समझ पा रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने पढ़े, फिर राउंड ऑफ पढ़ा, अब हम जब अलजेब्राइक ऑपरेशन पढ़ रहे हैं हर चीज का एक दूसरे में यूज आ रहा है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करके इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 7.21 प्लस 12.141 प्लस 0.0028। ओके ग्रेट, मैं यहां पर फटाफट इसको करता हूं। अगर इसे हम सॉल्व करें, अच्छा पहले तो हम इसे ऐड कर लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले ऐड करना है, उसके बाद कुछ सोचना है। यहां करते हैं 19.3538। ग्रेट, यहां पर ये नंबर आया, डेसिमल के बाद में 4 वैल्यूज आई हैं हमारी, 4 डिजिट्स, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए जो कम वाला है। ये तीनों टर्म्स हम देखेंगे, इन तीनों में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है, 7.21 में। कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमारे फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए। 2 डिजिट जब रहने चाहिए तो राउंड ऑफ हम किसे करेंगे, राउंड ऑफ हम इस वाले को करेंगे, राइट, तभी तो 2 डिजिट बचे रहेंगे। ये क्या है, 5 से कम है, इसीलिए कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज हम लोग लिखेंगे इस तरह से 19.35। दैट्स द आंसर। ओके, अब हम लिखते हैं अगला क्वेश्चन 4.27153 माइनस 6.807 is equal to minus 2.53547। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम देखेंगे, चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस में है, दोनों टर्म्स में से, इस वाले में है 6.807 में कितने डेसिमल टर्म्स हैं, 3, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। तो हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। और अगर 3 डिजिट्स हम लोग लेंगे तो किसको राउंड ऑफ करेंगे, ये वाले को, तभी तो 3 बचेंगे।
इसको जब राउंड ऑफ करेंगे ये 5 से कम है, तो इसीलिए एज इट इज हमें लिख देना है 2.535। दैट्स द आंसर। चलिए नेक्स्ट, 75.5 multiplied by 125.2 multiplied by 0.51। ओके, ये होगा 4820.826। ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, चूंकि मल्टीप्लीकेशन है, अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स? इस टर्म में 3, इसमें कितने हैं 4, और इसमें कितने हैं 2, क्योंकि ये 0 जो है वो लीडिंग 0 है, तो सिर्फ 2 है। इसीलिए हमारा जो टर्म है, जो आंसर है, उसमें भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। ओके, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब है राउंड ऑफ किसे करना है, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, यानी कि 48 विल बी द आंसर। ये बड़ा अजीब लगेगा कि सर ये क्या हुआ, लेकिन ऐसे ही होता है। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द मेथड जिस तरह से हम करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम देखेंगे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन है 2.13 into 24.78 divided by 458.2, 0.115119288520, और भी बहुत सारे नंबर है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आया है यहाँ पर। हम इतना ही लिखते हैं। हमें अब यहां क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखना है। यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3, यहां कितने हैं 4, यहां कितने हैं 4, तो हमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए अपने रिजल्ट में, 3 चाहिए, क्योंकि ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 चाहिए। 3 कितने होंगे, ये तो 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके बाद 1 2 3 डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा है, ये। ठीक, तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह 0.115। दैट्स द आंसर। इस तरह करके हमें मिलेंगे इन सभी के आंसर्स। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे होता है ऑपरेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशन इस केस में। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन। अ क्यूब हैज साइड 7.203 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहां पर हमारे पास साइड है, मान लीजिए साइड को हम ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू 7.203 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया और वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां पे सही सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, यहां पर 4। ठीक है, चलिए आइए पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब, और a क्यूब का मतलब क्या हुआ 7.203 मीटर का होल क्यूब। चलिए, तो दिस कम्स आउट एज 373.71475 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमारे पास में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही चाहिए, तो यहां पर 4 रखेंगे, मतलब 1 2 3 4। डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये 5 से कम है, तो इसीलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे 373.7 क्यूबिक मीटर। दैट्स द आंसर। ओके, अब इसी तरह से सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। एरिया कितना होता है 6a², तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 7.203
meter whole square, which will be equal to 311.299254 स्क्वायर मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन यहां पर हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही चाहिए। यहां पर चूंकि जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है, जो हमारे टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही हैं, तो इसमें भी चाहिए हमें 4। तो डिजिट टू राउंड ऑफ कौन सा होगा? ये 9 होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 के बाद ये 5th है। ये 5 से ज्यादा है तो इधर वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा कुछ इस तरह 311.3 स्क्वायर मीटर्स। दैट्स द आंसर। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया एल्जेब्राइक ऑपरेशन। ओके, एक और क्वेश्चन है। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 4.54 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स वॉल्यूम टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए, यहां पर हमारे पास लेंथ दिया है। लेंथ हमें पता है कितना, 5.45 सेंटीमीटर, और रेडियस पता है हमें 1.75 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है क्या? वॉल्यूम। फाइंड इट्स वॉल्यूम टू अप्रोप्रिएट, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। ग्रेट। वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एल, यही है सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। चलिए, पाई इंटू आर विच इज 1.75 सेंटीमीटर। हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, L इज इक्वल टू 4.54, और ये हो जाएगा वॉल्यूम, हमें पता है क्यूबिक सेंटीमीटर ही होगा। टू हैव अ मोर करेक्ट आंसर विल बी 43.6975 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए? इन दोनों में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हमें इसमें भी चाहिए 3, और जब 3 चाहिए तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे चौथे वाले को, तो क्या हो जाएगा 43.7 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। इस तरह से ये भी सवाल हमारा बन गया। आई डोंट थिंक कि इसमें प्रॉब्लम अब होगी, बहुत इजी हो गया। अब फाइनली हम लोग आते हैं एक चीज में, जो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर हम इस तरह से लिखते हैं a इंटू 10 टू द पावर b, तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन a और b की कुछ खास वैल्यूज हैं। a की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए 1 से 10 के बीच में, ठीक है, 1 से ज्यादा और 10 से कम। कभी कभी हम लोग, होता है ऐसा कि 1 भी लिख देते हैं a की वैल्यू। आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे भी माना जा सकता है, बहुत जगह पर हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी जब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाने होते हैं तो 1.00 इंटू 10 टू द पावर समथिंग ऐसे करके भी दिखाया जाता है। चलिए, इसीलिए 1 को भी हम अलाउ करते हैं यहाँ पर, लेकिन 10 से कम होना चाहिए a की वैल्यू, क्योंकि अगर 10 हो गया ना तो ये उसकी जगह में ये पावर बढ़ जाएगा। 10 क्यों होगा? और ये b क्या है? ये अजीब सा कुछ लिखा हुआ है, आप बोलिएगा सर ये क्या है? इसका मतलब है कि 10 एक इंटीजर है, यानी कि डेसिमल में नहीं होगा इसका वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव एक होल नंबर होगा। ठीक, देखिए यहां पर ये एक नंबर है 3645, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम क्या करेंगे? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 1 to 10 के बीच में a को रखने के लिए जो पहला हमारा नॉन जीरो नंबर है, हम उसे रखते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड में, बाकी नंबर को रखते हैं डेसिमल के राइट साइड में। ठीक, तो क्या होगा? वो नंबर 1 to 10 के बीच में आ जाएगा, जैसे यहां पर हुआ। हमने डेसिमल को कहां कर दिया? ये 3 के बाद एक नंबर सिर्फ जो है, एक नॉन जीरो नंबर उधर रहेगा, ओके, और बाकी पूरा डेसिमल के इधर रहेगा। और ऐसा करने में हमें एक 10 टू द पावर समथिंग देना पड़ेगा, इस तरह से कि अगर इसको रिजॉल्व किया जाए, खोला जाए, तो इसको खोलने के बाद में वापस डेसिमल ऐसे हो जाए, इसे वापस ये नंबर मिल जाए। यहां पर थोड़ा सा 10 की पावर को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, इसके बारे में पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा। लेट्स टेक अ न्यू स्लाइड। ओके, यहां पर होता है 0।
0 के इधर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के इस साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इतना आपको पता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में ऑलवेज नेगेटिव नंबर होंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने देखा हुआ है नंबर लाइन कैसा होता है। उसी तरह अगर हम 10 टू द पावर को जब खोलते हैं, खोलने का क्या है, खोलने का मतलब ऐसे समझिए कि हम हटा देते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होता है, अगर 10 का पावर पॉजिटिव है तो नंबर लाइन में जिधर पॉजिटिव है उधर जाता है डेसिमल, और अगर 10 का पावर नेगेटिव है तो नंबर लाइन जिधर नेगेटिव है उधर जाता है। चलिए कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। अगर ऐसा लिखा है 2.365 इंटू 10 टू द पावर 2, अब इस नंबर इसको खोल देंगे यानी इसको उड़ा देंगे। जब उड़ाएंगे तो क्या होगा, डेसिमल हटेगा। जब इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटेगा। कितना हटेगा, ये इसका पावर पॉजिटिव है। पॉजिटिव पावर का मतलब है जब इसे हटाएंगे तो ये नंबर लाइन में जिधर पॉजिटिव का जो डायरेक्शन है डेसिमल उस तरफ जाएगा। और कितने प्लेसेस जाएगा, जितना ये पावर है। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब डेसिमल 2 नंबर्स के इधर खसकेगा। किस तरफ, नंबर लाइन में जिधर पॉजिटिव है उस तरफ। तो ये हो जाएगा 2, ये घसक के आ जाएगा 1 2 यहां, यानी 236.5। और आगे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको तो हमने खोल दिया, इसको हटा दिया। तो इसको हटाने के लिए इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। चलिए एक और देखते हैं सेम नंबर को, 2.365 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर ये -2 है तो क्या होगा, नंबर लाइन में जिधर माइनस रहता है उधर हम भेजेंगे इसको। इसका मतलब है 1 2। अब बोलिएगा सर यहां तो कुछ नहीं है, नहीं रहने से वहां 0 ऐड कर देते हैं, यानी कुछ इस तरह से होगा 0.02365। यहां क्या हुआ, ये डेसिमल इधर घसका 2 स्टेप। क्यों, क्योंकि ये पावर में 2 है और ये माइनस है। माइनस का मतलब है किधर जाएंगे हम लोग जाएंगे नंबर लाइन में जिधर नेगेटिव होता है। ओके, समझ में आ गया, यही रूल है हमारा। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हुआ कि इसको खोलने का। बंद करने का क्या तरीका है, कैसे करेंगे बंद, यानी कि अगर कोई नंबर ऐसा है इसको हम लोग को डेसिमल में लिखना है तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे एक नंबर हमारे पास है 243.165, ये एक नंबर हमारे पास है, हमको इसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम क्या करेंगे, 2.43165। साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल है, एक नंबर को रखेंगे डेसिमल के इधर, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ये हमने एक को इधर कर दिया, बाकी सबको उधर भेज दिया, ठीक है। तो अब यहां पर आएगा 10 का पावर। 10 में कुछ तो भी पावर आएगा, ठीक। 10 में कुछ ऐसा पावर आएगा जिसको खोलने पर वापस ऐसा आ जाए। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, आप इसको थोड़ा सा सोचिए। अगर यहां पर ऐसी पावर हमें लिखनी है कि जब ये खुलेगा, जब ये हटेगा, वापस ये चीज आ जाए। तो जब ये हटेगा तो ये कितने स्टेप खसकेगा, किधर जाएगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा ऑब्वियसली। तो इसे 2 प्लेस खसकाना होगा, ठीक। 2 प्लेस किस तरफ, राइट साइड में हमें खसकाना होगा। तो राइट साइड में जाएगा जब ये खुलेगा, इसका मतलब है कि पावर होगी 2, सॉरी 2 राइट साइड में 2 प्लेसेस, तो +2। तो ये हो गया 10 टू द पावर 2। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर इसकी जगह पर कुछ इस तरह से रहता 0.064758, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे लिख देंगे, एक नंबर को रखेंगे डेसिमल के इस तरफ, बाकी रखेंगे उस तरफ, 6.4748, ठीक है। ये नंबर में अब 10 टू द पावर कितना देंगे, हमें अब क्या करना है, देखना है कि अगर ये नंबर, अगर ये जो 10 है, 10 का पावर, इसको जब खोलेंगे तो डेसिमल किधर भागेगा, डेसिमल भाग रहा है इस साइड,
अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए। तो ये कौन सा साइड है, जब इधर जाएगा ये नेगेटिव का साइड है ना नंबर लाइन में, तो इसका मतलब है पावर माइनस में होगी। और कितने प्लेसेस घसक रहा है, 1 2 है ना, यहां पर है 1 2 यानी 2 स्टेप, यानी हम इसे लिखेंगे 10 टू द पावर -2। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वो भी हमें कमेंट में बताइए कि नहीं समझ में आया। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे यहां पर 3645, अगर इसको हम लिखते हैं इस तरह से, अगेन हम लोग करते हैं इसको, डेसिमल के बाद एक रहेगा डेसिमल से इधर, बाकी रहेगा डेसिमल के बाद, इनटू 10 टू द पावर कितना रहेगा 10 के बाद, के जब इसे खोलने के बाद ये भागेगा डेसिमल किस तरफ, राइट साइड में भागेगा, जिधर नंबर लाइन में क्या रहता है, पॉजिटिव। और कितने स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 3, तब जाके ये ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, इसीलिए 10 टू द पावर 3। उसी तरह यहां देखिए, इसको जब खोलेंगे तो ये किधर भागेगा, लेफ्ट साइड में भाग रहा है 3 स्टेप, तो इसीलिए -3। जब इसे ये कितना घसका है, 1 स्टेप, इसे जब खोलेंगे तो ये 1 स्टेप राइट की तरफ भागेगा, तो इसीलिए 10 टू द पावर 1। आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो हमें बताइए, ताकि मुझे पता लगे। इस पर मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा कि किस तरह 10 की पावर को समझा जाता है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ साइंटिफिक नोटेशन। यहां पर साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज होता है, क्योंकि आप सिर्फ 10 की पावर चेंज करके वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं चीजों का, या फिर यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि ये मीटर में है 3.5 मीटर, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, इंटू 10 टू द पावर 2 लगा देना है, तो ये सेंटीमीटर हो गया। 10 टू द पावर -3 लगा देंगे तो ये किलोमीटर हो जाएगा। ये जो नंबर्स हैं वो सेम रह रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रह रहे हैं, और ये जो पूरा इधर है ए जिसे हम कहते हैं, ये ए को चेंज किए बगैर सिर्फ बी की वैल्यू चेंज करके हम लोग यूनिट्स चेंज कर पा रहे हैं। ओके, ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इसका। ओके, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ये चारों नंबर्स को हमें लिखना है। तो पहला है 3256 मीटर्स, इसे हम लिखेंगे कैसे, 3.256 इनटू 10 टू द पावर, जब ये 10 की पावर को खोलेंगे तो डेसिमल किधर भागेगा, लेफ्ट की राइट। अगर ये राइट भाग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितने स्टेप भाग रहा है, 3, 1 2 3, 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 0.0010 मीटर, इसे हम क्या लिखेंगे, 1.0 इंटू 10 टू द पावर, 1.0 हमने क्यों लिखा, हमने एक नॉन जीरो को डेसिमल के इस तरफ रखना है तो 1 ही बचा था, इनटू 10 टू द पावर जब हम करेंगे तो देखिए जब खोलने पर ये किधर जाएगा, इधर लेफ्ट साइड भागेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन के लिए, और कितने स्टेप जाएगा, यहां पर है 1 2 3, तो इसे हम लिखेंगे 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, अब हम करते हैं 5000, अच्छा ये 50,000 है, 50,000 मीटर, इसे हम लिखेंगे क्या, 5, सिंपली 5 इनटू, अच्छा अगर आप सिग्निफिकेंट डिजिट को मेंटेन रखना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ 5 नहीं लिखना होगा, क्योंकि यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 क्यों है, क्योंकि यहां पर मीटर लगा हुआ, अगर मीटर नहीं लिखा रहता तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट होता, बाद के जो ट्रेलिंग जीरोस हैं उनको हम नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं होती, सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट है। अगर इसे प्रिजर्व करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को तो हम इस तरह लिखेंगे 5.0000 इनटू 10 टू द पावर, अगर ये 10 की पावर को खोलेंगे तो डेसिमल किधर भागेगा, राइट साइड में नंबर लाइन में पॉजिटिव की तरफ, कितने स्टेप, 4 स्टेप, तो +4 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 4 है 0.3205, इसको हम कैसे लिखेंगे,
3.205, एक नंबर को रखेंगे डिजिट के डेसिमल के इस तरफ, इंटू 10 टू द पावर, जब इसे खोलेंगे तो वो वापस किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। कितने स्टेप, एक स्टेप, तो ये होगा 10 टू द पावर -1, और यहां पर कोई यूनिट नहीं है तो हम यूनिट नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया आंसर। ये 4 हमारे आंसर हुए कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को लिखा जाता है। क्लियर? फाइनली अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई चीज कितनी बड़ी है ये कैसे पता लगाएंगे। जैसे यहां पर 3 नंबर्स दिए हैं, आप बता सकते हैं इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? कोई आइडिया है आपको? ऐसे देख के लगेगा सर इसमें तो बहुत सारे जीरोज हैं तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 टू द पावर -5 है, यहाँ पर कम है लेकिन यहाँ पर कुछ जीरोज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जब तक एक जगह नहीं लाया जाए। इसके लिए हमारे पास आंसर है, वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर पता कर लेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है तो पता लग जाएगा कौन नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक, यहां पर इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, अगर कोई नंबर है n, इसको अगर 10 टू द पावर x से डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 0.5 से 5 के बीच में होगा, तो हम कहेंगे कि x जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया? एग्जैक्टली। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल तरीका क्या है। तरीका ये है, हम लोग जितने नोटेशन है सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि सबका जो पावर है वो कितना है, 10 का पावर। इसको हम पहले करते हैं कन्वर्ट। ये क्या होगा, 4.58 इंटू 10 टू द पावर। अगर इस 10 को खोलेंगे डेसिमल किधर भागेगा, लेफ्ट साइड में, यानी माइनस। कितने स्टेप भागेगा, 1 2 3 4 5, यानी 10 टू द पावर -5। ये है साइंटिफिक नोटेशन इसका। इसमें आते हैं, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, 5.78 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं 6 से पहले के जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम इसे सिर्फ 6 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर। जब पावर को खोलेंगे जीरोस किधर डेसिमल किधर भागेगा, इस तरफ। अभी डेसिमल कहां है, अभी यहां पर है, क्योंकि बाद में जीरोस हैं लेकिन है तो 6 के बाद, तो ये जाएगा यहां से 1 2 3 और यहां पर ऑलरेडी एक -1 है तो ये हो जाएंगे मिलकर 4 -4। ठीक, हमें ये समझ में आ रहा है ये नंबर सबसे बड़ा है, ये समझ में आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, हमसे क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। हालांकि मेरा भी क्वेश्चन आपसे ये था कि कौन नंबर सबसे बड़ा है। अब समझ में आता है कि ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये नंबर उससे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ये क्लियर है? अच्छा, तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था कि अगर 10 टू द पावर x से डिवाइड किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी, 5 और 0.5 के बीच में आएगी। देखिए, अगर इसे हम इस नंबर को 10 टू द पावर -5 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो 5 और 0.5 के बीच में आएगी। ठीक है, 4.58, ये 5 से कम है, फाइन। इस नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 टू द पावर -5 से तो क्या होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो 5 से बड़ी है। ये 5 से बड़ी है ये नंबर, ये वैल्यू याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, इसे 10 टू द पावर -6 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा, अगर हम इसे 10 टू द पावर -6 से डिवाइड कर दें, 5.78 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6। तो यहां पर देखिए, इसे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 57.8। क्योंकि एक 10 यहां पर है, भाई साहब ये तो और बड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना है। चलिए कुछ और करते हैं। अगर हम इसे डिवाइड कर दें 10 टू द पावर -4 से तो क्या होगा, हमें मिलेगा 0.578 और ये जो वैल्यू है ये 0.5 और 5 के बीच में है ना। ठीक, तो हमें कुछ बात समझ में आई। चलिए एक बार और यहां पर भी देखते हैं यही चीज करके। अगर इसे 10 टू द पावर -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा वैल्यू, जो कि 5 से बड़ा है।
हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं 10⁻³ से, तो वैल्यू क्या आएगी 0.6, जो कि इस रेंज में है। तो हम कर क्या रहे हैं इतनी देर से, मैं करना क्या चाह रहा हूं ये मैं आपको समझाऊं। मैं करना ये चाह रहा हूं कि जिस नंबर की 10⁻⁴ से डिवाइड किया जाता है, अगर इस रेंज में आता है, वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। हमने इसको डिवाइड किया 10⁻⁵ से। अगर हम इसे 10⁻⁵ से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आया वो कितना है, वो इस रेंज में है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ 5। सॉरी, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ 5। इस नंबर को जब हमने 10⁻⁴ से डिवाइड किया तो हमारे पास इस रेंज में हमारा एक नंबर आया, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 4। और सिमिलरली यहां पर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 3। यानी एक सिंपल सा रूल हम बना सकते हैं, ये डेफिनेशन में नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर किसी चीज का हमें पता करना है तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, एक्चुअली 5 नहीं, ये -5, -4, -3 इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद ये जो ए टर्म है, हमने बताया ना साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, a × 10⁻⁵ तो अगर ये ए टर्म 5 या उससे बड़ा है तो इसको +1 कर देंगे, जो b की पावर है, एंड दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर a की वैल्यू 5 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, ये जो b की पावर है वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। देखिए यहां पर a की वैल्यू अगर 5 से छोटी थी तो हमने b की वैल्यू को ही कहा कि यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहां पर क्या था, ये वैल्यू 5 से बड़ी थी, 5 या 5 से बड़ी, क्योंकि यहां पर = का साइन नहीं है 5 में, 5 या 5 से बड़ी, तो हमने इस पावर को +1 कर दिया, तो -5 से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया -4। यहां पर भी सेम चीज हुई। चलिए कुछ एग्जांपल देके समझते हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। 1, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इंटू 10⁻⁴ 0, ये 10⁻0 है राइट, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी ये होगा 0, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0। अच्छा, उसके बाद 1000, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3, 3 zeros है 10⁻3। अब 10⁻3 के आगे में एक 1 भी हो सकता है, इसे लिखते नहीं है हम लोग लेकिन 1 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, क्योंकि ये 1 है, 5 से कम है और 0.5 से बड़ा है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में 0.5 से बड़ा तो होना ही है। कैसे, क्योंकि हमने कहा था कि 1 से 10 के बीच में होती है ए की वैल्यू, तो 0.5 से तो बड़ी होनी ही है उस वैल्यू को। 5 से कम है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग, ये 5 से कम है तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 499, हाँ दिस इज गुड। 499 को हम कैसे लिखेंगे, 4.99 इंटू 10⁻, पावर कितना होगा कि ये राइट साइड घसकेगा 2 स्टेप्स, यानी कि 10⁻²। ओके, यहां पर ये वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है कि छोटी है, 5 से छोटी है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 500 को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू ये 5 के इक्वल है, मैंने क्या कहा था 5 के इक्वल या उससे बड़ी रहेगी, तो यहां पर +1 कर देंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3, नॉट 2 बट 3। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है बेस वैल्यू ये कितनी से, 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी।
चलिए अब ये करते हैं 501, इसको हम लिखेंगे किस तरह से 5.01 इंटू 10 टू द पावर 2, और यहां क्या होगा, ये भी 5 से बड़ी है तो यहां पर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 3। तो देखिए यहां पर क्या है, सिर्फ एक नंबर का फर्क हुआ है, 499 यहां तक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था 2, लेकिन जैसे ही 500 हुआ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ के हो गया 3, और 501 में भी 3। ओके, अब है 1 एंगस्ट्रॉम। ये एक लेंथ की यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है एंगस्ट्रॉम, तो जो कि एक्चुअली होती है कितनी, 10 टू द पावर -10 मीटर, इसे कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। यहां पर भी एक 1 छुपा हुआ है, 1 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये ऑलरेडी 5 से कम है, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, -10 है, ठीक। ओके, और फाइनली हमारे पास है 1 AU, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो है एंगस्ट्रॉम, ये बायोलॉजी वगैरह में ज्यादा यूज होता है, कहीं भी यूज हो सकता है, एक्चुअली बायोलॉजी में ज्यादा प्रीफरेबल एक यूनिट है ये एंगस्ट्रॉम, जहां पर बहुत सारी चीजों की लेंथ को हम लोग इसमें मेजर करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, बहुत बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा होता है ये, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स, ठीक है, 10 टू द पावर 11 मीटर्स, बहुत बड़ा यूनिट है ये। इस यूनिट को, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है और ये 5 से छोटा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, 11, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसी के साथ में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को आज कवर किया है। और कुछ है जी नहीं, इसी के साथ में आज का क्लास हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। कॉपी नोटबुक लेकर हमेशा बैठिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। पसंद नहीं भी आ रहा है तब भी कमेंट करके बताओ यार, और शेयर करो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि सिर्फ ऐसे क्लासेस ही नहीं और भी ढेर सारे कंटेंट हम आपके लिए लाने वाले हैं। आपको नीट क्रैक कराने का पूरा बंदोबस्त हमारे पास है। सिर्फ आपको करना यह है कि सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को देखते रहना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।